हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। 28 अक्टूबर 2020 के एमसीक्यूज हमारे पास रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, BECA दैट इज बेका इज वन ऑफ द फोर फाउंडेशनल डिफेंस एग्रीमेंट्स ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी जापान एंड ऑप्शन डी यूएस। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज डी यूएस। काफी आसान क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा। चाहे आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ते हो, सभी के अंदर आज के अखबार में ये खबर छपी है कि इंडिया और यूएस ने ये एग्रीमेंट जो है वो साइन कर लिया है, राइट। सो इट इज दी वन ऑफ द फोर फाउंडेशनल डिफेंस एग्रीमेंट्स ऑफ यूएसए। दूसरे तीन कौन से हैं? उसके अंदर सबसे पहले GSOMIA, फिर उसके बाद है LEMOA, फिर उसके बाद जो 2018 में इंडिया ने साइन किया था कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, और चौथा है ये बेका। तो ये चार फाउंडेशनल डिफेंस एग्रीमेंट है जो यूएस ने इंडिया के साथ साइन किए हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, आज के न्यूज़पेपर में यह है यूएस टू सपोर्ट इंडियाज डिफेंस ऑफ टेरिटरी। दोनों के बीच में जो 2+2 टॉक्स हुई थी, उसके अंदर ये एग्रीमेंट जो है वो साइन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, अब हम बेका एग्रीमेंट के बारे में देखेंगे। Which of the following statement is or are correct about basic exchange and cooperation agreement? First, it facilitates exchange of geospatial information. Second, under this agreement, US could sell their defense equipments to India. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज ए, वन ओनली। सेकेंड जो है वो इनकरेक्ट। अब देखिए, ये जो एग्रीमेंट है उसके अंदर बेसिक नीड क्या है, बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है इस एग्रीमेंट को साइन करने का? तो वो है एक्सचेंज ऑफ जियोस्पैटियल इंफॉर्मेशन। हमारे टारगेटिंग एंड नेविगेशन मैकेनिज्म को इंप्रूव करने के लिए ये दोनों कंट्रीज ने ये एग्रीमेंट जो है वो साइन किया है, जिसके अंदर हम यूएस के टेक्नोलॉजीज को यूज करके ये जो जियोस्पैटियल इंफॉर्मेशन है दैट कैन हेल्प अस फॉर बेटर टारगेटिंग एंड नेविगेशन, उस इंफॉर्मेशन को यूज करने के लिए ये एग्रीमेंट जो है वो साइन किया गया है। यहाँ पे कोई डिफेंस डील नहीं है कि जिसके अंदर हम डिफेंस इक्विपमेंट्स को परचेज करें, तो इस वजह से ये गलत होगा। सेकेंड जो है वो आंसर इज ए, वन ओनली। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट लैंड लॉज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? फर्स्ट, people outside the Jammu and Kashmir can purchase land there only for the residential purpose. Second, transfer of land is made open to promote health and education. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी, सेकेंड ओनली। फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर ने वहां पे ये जो नया लैंड लॉ है वो इनेक्ट किया गया है, वो सेंटर ने नोटिफाई किया है। तो उसके प्रोविजंस क्या है? पहला प्रोविजन ये है कि जो परमानेंट रेसिडेंट को अर्लियर सिर्फ हक था कि वही वहां के, मतलब कि जम्मू कश्मीर के जो परमानेंट रेसिडेंट है सिर्फ वही वहां पे लैंड जो है वो परचेज कर सकते थे। अभी नए लैंड के अंदर कोई भी एनी इंडिविजुअल ऑफ इंडिया कैन परचेज लैंड इन द जम्मू एंड कश्मीर। इवन इन्वेस्टर्स आर अलाउड टू परचेज द लैंड नाउ। मतलब कि यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे क्या लिखा है, ओनली फॉर द रेसिडेंशियल पर्पस। क्योंकि आप यहाँ पे इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए भी लैंड परचेज कर सकते हैं, तो इस वजह से ये फर्स्ट स्टेटमेंट गलत होगा। फिर उसके बाद प्रोविजन ये है कि एग्रीकल्चर लैंड है उसको आप एक्वायर नहीं कर सकते, एग्रीकल्चर लैंड का स्टेटस जो है वो वही रहेगा, लेकिन उस लैंड को आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसफर कौन से पर्पस के लिए कर सकते हैं? फॉर द प्रमोशन ऑफ हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। तो इस वजह से ये सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा कि ट्रांसफर ऑफ लैंड इज मेड ओपन टू प्रमोट हेल्थ एंड एजुकेशन। तो सेकंड जो है वो करेक्ट है, आंसर इज बी, सेकंड ओनली। तो जैसे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर अभी 31 अक्टूबर को जब उसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, तो उसकी फर्स्ट एनिवर्सरी होगी और उससे पहले सेंटर ने ये रूल्स जो है वो नोटिफाई किए हैं, जिसकी वजह से वहां पे कमर्शियल एक्टिविटीज भी बूस्ट होगी और वहां की इकोनॉमी के अंदर भी बड़े चेंजेस आएंगे।
क्वेश्चन नंबर 4, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग कैन बिकम अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली? फर्स्ट, a person who is a government servant. Second, an insolvent who has discharged all his liability. Third, every person who has right to vote can become a member of legislative assembly. And fourth, a person having allegiance to a foreign nation. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. करेक्ट आंसर इज बी, एन इंस्टॉलमेंट हु हैज डिस्चार्ज्ड ऑल हिज लायबिलिटी. अब देखिए ये बाकी के तीन जो है दे आर एग्जेम्पशंस अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, कि अगर ये कंडीशन होती है तो इस कंडीशन में कोई भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं बन सकता. सबसे पहली कंडीशन क्या है कि अ पर्सन हु इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट. इसका इनडायरेक्ट मीनिंग ये हुआ द पर्सन इज होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. तो आप सबको पता है कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है ये एक बहुत बड़ा इश्यू है और इसकी वजह से काफी सारे एमएलए को डिस्क्वालीफाई भी किया गया था. तो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का बैरर है तो वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं बन सकता. सेकेंड जो है वो करेक्ट है. अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में ये लिखा है कि अ पर्सन हु इज एन अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट कैन नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट का मतलब क्या हुआ कि वो जो पर्सन है वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो चुका है और उसकी जो लायबिलिटी है वो अभी तक उसने पे नहीं की, उसने अपनी लायबिलिटी जो है वो डिस्चार्ज नहीं की. यहाँ पे क्या लिखा है कि वो जो इंसॉल्वेंट है उसने अपनी सारी लायबिलिटी जो है वो डिस्चार्ज कर चुकी है, मतलब कि ये पर्सन जो है वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बन सकता है. थर्ड जो है वो भी इनकरेक्ट होगा बिकॉज ये स्टेटमेंट जो है वो इस साल के प्रीलिम्स में भी आया था. अ पर्सन हु हैज राइट टू वोट. अब राइट टू वोट के लिए मिनिमम 18 ईयर्स चाहिए और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनने के लिए मिनिमम एज चाहिए 25. और यहां पे क्या लिखा है एवरी पर्सन, तो इस वजह से ये गलत होगा. फोर्थ जो है वो भी गलत है बिकॉज अ पर्सन हु इज हैविंग एलिजेंस टू अ फॉरेन नेशन. तो इसका मतलब ये हुआ अ पर्सन हु इज अ सिटीजन ऑफ फॉरेन नेशन और हु इज हैविंग एलिजेंस टू द फॉरेन नेशन, तो वो इंडिया का सिटीजन नहीं कहला सकता. तो इस वजह से वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं बन सकता. आंसर इज बी. बिहार के अंदर आज से इलेक्शंस होने जा रहे हैं, इस वजह से ये एमएलए के इलेक्शंस जो है वो न्यूज में है. क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन? सीबीआई के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट, it is an attached office of home ministry. Second, in cases related to corruption it works under direct control of Lokpal. Third, it can take up cases of state government involving public importance. तो चलिए दिखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. करेक्ट आंसर इज सी, थर्ड ओनली. फर्स्ट एंड सेकेंड जो है वो इनकरेक्ट है. देखिए सीबीआई जो है इट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट. सीबीआई को पावर कहां से मिलते हैं? इस पर्टिकुलर स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट से मिलते हैं. सो इट इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी. लेटर ऑन सीबीआई वाज हैंडेड ओवर टू द होम मिनिस्ट्री. उसको होम मिनिस्ट्री के अंडर ट्रांसफर किया गया था. फिर उसके बाद एज ऑफ नाउ सीबीआई करंटली इज एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनेल, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनेल, पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, राइट. तो ये मिनिस्ट्री के अंदर आता है. सीबीआई जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनेल के अंदर आता है. तो फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट होगा. सेकंड जो है वो भी इनकरेक्ट है बिकॉज जहां पे सीबीआई करप्शन के केसेस को डील करती है वहां पे उसके ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल जो है वो किसका होता है? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का होता है. इट वर्क्स अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इन केसेस रिलेटेड टू करप्शन. थर्ड जो है वो करेक्ट है कि किसी भी स्टेट के अंदर अगर पब्लिक इंपॉर्टेंस का या फिर स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पे अगर सीबीआई वहां पे केस चाहे तो डील कर सकती है, प्रोवाइडेड दैट द स्टेट हैज गिवन जनरल कंसेंट टू द सीबीआई. जनरल कंसेंट क्या होता है कि सीबीआई किसी भी स्टेट के अंदर जाके इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं. तो ये एक जनरल कंसेंट है. सो इलाहाबाद हाईकोर्ट टू मॉनिटर सीबीआई's हाथरस प्रॉब.
ये इस वजह से भी न्यूज में है, और दूसरा ये इस वजह से न्यूज में है बिकॉज द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र रिसेंटली विड्रॉन इट्स जनरल कंसेंट फ्रॉम द सीबीआई। महाराष्ट्र ने अपना जनरल कंसेंट जो है वो विड्रॉ किया है, इस वजह से ये सीबीआई न्यूज में है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लिमिटेशंस ऑफ वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स इन इंडिया? फर्स्ट, हायर आउटपुट इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। सेकेंड, अनसेग्रीगेटेड वेस्ट। थर्ड, लो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ वेस्ट। एंड फोर्थ, हायर इनपुट इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज डी 1 2 3 4। चारों लिमिटेशंस जो है वो करेक्ट है। अब देखिए हमें इस सीक्वेंस में जाना होगा। सबसे पहले हम सेकंड को डिस्कस करेंगे। इंडिया के अंदर वेस्ट जो है उसको सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट में सेग्रीगेट ठीक से नहीं किया जाता, तो इसकी वजह से ये एक इश्यू है कि वेस्ट जो है उसको सेग्रीगेट नहीं किया जाता। अब अगर वेस्ट सेग्रीगेट नहीं होगा, जब इस वेस्ट को इस पर्टिकुलर प्लांट में डालेंगे, सो इट विल हैव अ लोअर कैलोरीफिक वैल्यू, बिकॉज इसके अंदर लिक्विड वेस्ट भी होगा, उसके अंदर सॉइल, देन डिकम्पोज्ड बॉडीज, ये सब चीजें होगी, राइट। तो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो काफी कम होगी। अगर कैलोरीफिक वैल्यू कम है, देन यू विल हैव टू पुट मोर फ्यूल टू बर्न दिस वेस्ट। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में क्या होता है, वेस्ट जो है उसको जलाया जाता है, और फिर उसमें से जो स्टीम जनरेट होती है, उस स्टीम की मदद से टरबाइन चलता है, और टरबाइन की मदद से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस की जाती है। अब अगर आप यहाँ पे बर्निंग की प्रोसेस चालू है, लेकिन वेस्ट जो है वो ठीक से बर्न नहीं होता बिकॉज ऑफ लो कैलोरीफिक वैल्यू, देन यू विल हैव टू ऐड मोर फ्यूल। अब मान लो कि आप फ्यूल ऐड करते हैं, दैट मीन्स वहां पे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, फ्यूल ऐड करने से उसकी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होगी। तो मतलब हायर इनपुट इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, आपने वो सप्लाई जो है वो इनपुट किया है, इनपुट इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होगी। अब अगर मान लो कि ये कॉस्ट ज्यादा है, तो मतलब कि यहां से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी उसकी सेलिंग प्राइस भी ज्यादा होगी, दैट मीन्स हायर आउटपुट इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। तो इस वजह से ये चारों लिमिटेशंस जो है वो करेक्ट है। आंसर इज डी 1 2 3 4। दिल्ली के अंदर जो चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने गाजीपुर में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जो है उसको इनॉग्रेट किया है। ये वेस्ट टू एनर्जी इसलिए न्यूज में है बिकॉज इट वॉज सीन एज अ वायबल सॉल्यूशन फॉर द रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट। लेकिन उसके लिमिटेशंस अभी हमने देखे, तो उसके लिए नीति आयोग जो है उन्होंने लास्ट ईयर एक रिपोर्ट प्रिपेयर किया था, तो वो रिपोर्ट आपको पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following reforms are brought after introduction of GST, that is goods and services tax? First, mitigation of cascading effect. Second, reduction in tax burden. And third, easier administration. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज डी 1 2 एंड 3। तीनों रिफॉर्म्स जो है वो करेक्ट है। देखिए कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है, अर्लियर जब वैल्यू एडेड टैक्स था, तो वैल्यू एडेड टैक्स के अंदर द टैक्स वाज इम्पोज्ड ऑन एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। से रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल में से सेमी फिनिश्ड गुड्स बनाए जाते हैं, उसमें से फिनिश्ड गुड्स बनाए जाते हैं, फिर उसको बेचा जाता है रिटेलर्स के वहां। तो ये सारे स्टेज के अंदर वैट जो है वो लगता था, प्रोडक्शन के सारे जितने भी स्टेज है सभी के ऊपर वैट लगता था। तो इसे क्या कहते हैं, कास्केडिंग इफेक्ट। इट इज एन इफेक्ट ऑफ इम्पोजिंग टैक्स ऑन टैक्स। तो जीएसटी के इंट्रोड्यूस होने से ये कास्केडिंग इफेक्ट जो है वो दूर हो गई, तो ये करेक्ट है। सेकंड जो है वो भी करेक्ट है, अर्लियर काफी सारे टैक्स थे जो पे करने पड़ते, जैसे वैट है, सर्विस टैक्स है, सेल टैक्स है, तो ये सारे टैक्स जो है वो अभी हट चुके हैं और टैक्स बर्डन जो है वो रिड्यूस हो चुका है। हालांकि जो मैन्युफैक्चरर्स है उन्होंने इसका पर्टिकुलर बेनिफिट जो है वो कंज्यूमर तक काफी हद तक प्रोवाइड नहीं किया, बिकॉज क्या किया उन्होंने, अपना जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इंक्रीज कर दिया। तो एक ये भी करेक्ट है। थर्ड जो है वो भी करेक्ट है, बिकॉज ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड सेल्फ पॉलिसिंग मैकेनिज्म। जीएसटी का मैकेनिज्म जो है वो काफी ट्रांसपेरेंट है एंड इट इज सेल्फ पॉलिसिंग, मतलब उसके अंदर कोई डिफेक्ट है
तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है बिकॉज ऑफ द सेट ऑफ मैकेनिज्म। तो ये तीनों रिफॉर्म्स जो है वो करेक्ट है। आंसर इज डी 1, 2 एंड 3। जीएसटी की कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में आज के न्यूज़पेपर में ये काफी अच्छा आर्टिकल है, आप सबको पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, द टर्म ACS ARR गैप is related to dash. Option A NPAs, option B discoms, option C fiscal deficit and option D revenue deficit. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी डिस्कॉम्स, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। किसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उस कंपनीज को क्या कहते हैं? डिस्कॉम्स कहते हैं। अब देखिए ये ACS RRR गैप क्या है? ACS का मतलब होता है एग्रीगेट कॉस्ट ऑफ सप्लाई, एग्रीगेट कॉस्ट ऑफ सप्लाई। और ARR का मतलब क्या होता है? एग्रीगेट रेवेन्यू रियलाइज्ड, एग्रीगेट रेवेन्यू रियलाइज्ड। अब ये दोनों के बीच का गैप क्या है? जब इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जो है डिस्कॉम्स, जब इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चर करती है तो उनके जो कॉस्ट ऑफ सप्लाई है, फॉर एग्जाम्पल की इट इज 100 रुपीज। जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, मतलब कि जो प्रोडक्शन है, फॉर एग्जाम्पल उसकी कॉस्ट होती है ₹90। तो ये दोनों के बीच में जो गैप है उसे हम क्या कहेंगे? ACS ARR गैप। जितनी कॉस्ट ऑफ सप्लाई है उतना रेवेन्यू रियलाइज्ड नहीं है, तो दोनों के बीच का जो गैप है ₹10, उसे क्या कहेंगे? ACS ARR गैप। ये गैप किसकी वजह से आता है? तो उसके लिए एक टर्म यूज होती है, दैट इज AT&C लॉस। AT&C लॉस। AT&C लॉस का मतलब क्या होता है? एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉस। टेक्निकल लॉस किसे कहते हैं? यहां पे उसका प्रोडक्शन यूनिट है और यहां पे है कंज्यूमर। तो यहां से यहां तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने के लिए बीच में ट्रांजिशन में जितनी इलेक्ट्रिसिटी लॉस्ट हो जाएगी, एज पर साइंटिफिक प्रिंसिपल ट्रांजिशन में कुछ पोर्शन जो है वो लॉस हो जाता है। सो द इलेक्ट्रिसिटी लॉस्ट इन द ट्रांजिशन पीरियड, उसे क्या कहते हैं? टेक्निकल लॉस कहते हैं। कमर्शियल लॉस किसे कहते हैं? जैसे देश में कई जगह पे ऐसे केसेस भी आते हैं कि लोग बिजली की चोरी करते हैं, राइट? तो ये बिजली की चोरी जो है, या फिर अगर मान लो कि उसका मीटर जो है वो बिगड़ गया है, तो वहां से जो लॉस होगा उसे क्या कहते हैं? कमर्शियल लॉस कहते हैं। ये लॉस की वजह से ये दोनों के बीच में गैप देखने को मिलता है, एंड इट इज अ काइंड ऑफ लॉस टू द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, जो कि इंडिया में काफी ज्यादा है, राइट? तो ये टर्म जो है वो रिलेटेड है डिस्कॉम्स से। सो इंडिया के डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में आज के न्यूज़पेपर में काफी अच्छा आर्टिकल है। हमारा इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर कैसे काम करता है और गवर्नमेंट ने कौन से इनिशिएटिव्स लिए हैं, तो ये सब चीजों के बारे में ये आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है, आपको ये पढ़ना चाहिए। Question number 9. Identify the country from the description given below. First, India is working for operationalization of Sitwe port of this country. Second, it is a member of both ASEAN and BIMSTEC. Third, 4 Indian states share border with this country. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज डी, म्यांमार, राइट। अब देखिए आप यहां पे एलिमिनेशन से लगा सकते हैं। सबसे पहले अगर आपको आसियान कंट्रीज मालूम है कि आसियान कंट्रीज कौन है, तो आपको यहां से एक ही झटके में ये आंसर आ जाएगा, बिकॉज बांग्लादेश इज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आसियान, पाकिस्तान जो है वो भी आसियान का मेंबर नहीं है, एंड चाइना जो है वो भी आसियान का मेंबर नहीं है। तो मतलब कि आंसर हुआ म्यांमार। ये सितवे पोर्ट जो है, अगर आप करंट अफेयर्स ठीक से पढ़ते हैं तो आपको पता होगा, इट इज एन इनिशिएटिव अंडर कालादान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट, जहां से सितवे पोर्ट जो है म्यांमार का, उसे वेस्ट बंगाल के साथ कनेक्ट किया जाएगा, जिसकी वजह से डिस्टेंस जो है वो भी कम हो जाएगा और हमारे म्यांमार के साथ बायलैटरल ट्रेड जो है वो भी इंक्रीज होगा। और 4 इंडियन स्टेट्स शेयर बॉर्डर विद दिस कंट्री, मतलब कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम, ये 4 स्टेट जो है वो म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। सो आंसर होगा डी, म्यांमार। इंडियाज आउटरीच टू म्यांमार, रिसेंट
रिसेंटली हमारे जो डिफेंस एक्सपर्ट्स है और डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने म्यांमार विजिट की थी और वहां से कुछ आउटकम्स भी आए थे। इंडिया और म्यांमार के रिलेशंस कैसे है, तो इसके बारे में ये आज के न्यूज़पेपर में आर्टिकल है। काफी अच्छा आर्टिकल है। इंडिया म्यांमार के रिलेशन के बारे में आपको अगर नोट्स बनानी है तो यहां से कुछ पॉइंट्स आप ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच कंट्री कवर्स लार्जेस्ट एरिया ऑफ अटाकामा डेजर्ट? फर्स्ट अर्जेंटीना, सेकेंड बोलीविया, थर्ड पेरू एंड फोर्थ चिली। तो चलिए दिखता है करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज डी, चिली। ये आप देख सकते हैं कि ये अटाकामा डेजर्ट का एरिया है और यहां पे आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 50% से भी ज्यादा चिली जो है वो कवर हो जाता है ये डेजर्ट से। बाकी के 3 कंट्री में भी ये डेजर्ट का कुछ पार्ट पाया जाता है, लेकिन सबसे हाईएस्ट कवरेज जो है वो चिली के अंदर है। सो द आंसर इज चिली। चिली जो है वो इसलिए न्यूज में है बिकॉज वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको चेंज करने के लिए वहां के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने रेफरेंडम का रास्ता अपनाया है। तो मतलब लोगों को पूछा जाएगा कि उनको किस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, तो इस वजह से ये कंट्री जो है वो न्यूज में है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के 10 MCQs यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारे वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।